जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम लोग अकाउंटिंग टर्म के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि मैंने आपको डिस्काउंट तक बताया था। और आज की क्लास में आपको बाउचर से समझना है। देखिए, बाउचर का हिंदी होता है प्रमाणक। क्या होता है? प्रमाणक। यानी कि कह रहा है कि सबसे पहले कि किसी भी ट्रांजेक्शन के सपोर्ट में तैयार किए जाने वाले डॉक्यूमेंट को बाउचर कहते हैं, जैसे कैश मेमो, इनवॉइस, चालान, रिसिप्ट इत्यादि। इसमें एक शब्द आ गया ट्रांजेक्शन। अब ट्रांजेक्शन शब्द आ गया तो ट्रांजेक्शन इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया है ना, तो जब तक ट्रांजेक्शन नहीं समझ में आएगा तब तक बाउचर भी समझ में नहीं आएगा। सब एक दूसरे से पॉइंट आपका जुड़ा हुआ है। और ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन, जो एक से ज्यादा व्यक्तियों में ये पाया जाता है। यानी कि ट्रांजेक्शन के लिए जरूरी है कि दो या दो से अधिक मतलब व्यक्तियों का इन्वॉल्व होना होगा। एक खरीदने वाला होगा तो दूसरा बेचने वाला होगा, एक पाने वाला होगा तो दूसरा देने वाला होगा। तो इसको हम ट्रांजेक्शन बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि किसी ट्रांजेक्शन के सपोर्ट में तैयार की जाने वाले डॉक्यूमेंट को ही हम बाउचर कहते हैं। अब जैसे अगर आप किसी से कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं तो उसका एक अलग बाउचर बनेगा, परचेज बाउचर में उसकी एंट्री करेंगे। अगर आप किसी को गुड्स सेल कर रहे हैं तो उसको हम सेल्स बाउचर में एंट्री करेंगे। अगर किसी को आप पेमेंट दे रहे हैं तो उसको हम पेमेंट बाउचर में एंट्री करेंगे। लेकिन सबका अलग अलग लेजर हम बनाएंगे ना, जो जिस खाते का होगा उसका उसके खाते में उसकी एंट्री करते जाएंगे। तो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए बाउचर की रिक्वायरमेंट आती है, और जिस बाउचर का जो ट्रांजेक्शन होता है उसी बाउचर में हम उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब चलिए, अगला दिया हुआ है गुड्स। क्या दिया? गुड्स। कह रहा है कि व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वह वस्तु उस बिजनेस के लिए गुड्स कहलाता है। वह वस्तु उस बिजनेस के लिए गुड्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने बिजनेस में 10 लैपटॉप लेकर के आए और हमको अपनी लैपटॉप को ही सेल करके और उससे हमको अपनी बिजनेस करना, तो हमारे लिए गुड्स क्या कहलाएगा? लैपटॉप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लैपटॉप कहलाएगा। या मैंने एक कपड़े की दुकान कर दिया, उस दुकान में मैंने बहुत सारे कपड़े ला करके रख दिया, तो हमारे लिए गुड्स क्या कहलाएगा? कपड़े कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि स्पष्ट आपका लिखा हुआ है कि व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वह वस्तु ही उस बिजनेस के लिए गुड्स कहलाता है। और कह रहा है कि दूसरे शब्दों में अगर हम बिजनेस में पुनः सेल करने के उद्देश्य से खरीदी गई वस्तु ही गुड्स कहलाती है। अगर हम अपने बिजनेस में बहुत सारा प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं तो उसका मेन उद्देश्य क्या है? सेल करना, बेचना। बेचने की प्रक्रिया से हम उसको अपने बिजनेस में लेके आ रहे हैं, इसको हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में गुड्स के नाम से जान सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब चलिए, अगला पॉइंट आपका लिखा हुआ है ड्राइंग। और ड्राइंग का मतलब होता है आहरण। आहरण। अब इसको हम कैसे समझेंगे? देखिए, ड्राइंग का मतलब होता है, अगर हम आहरण बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और ड्राइंग का मतलब चित्रकला भी होता है ना, जैसे अभी कैपिटल का मतलब बड़ा अक्षर में होता है। ड्राइंग का मतलब आहरण, मतलब व्यापार के मालिक के द्वारा किए जाने वाला निजी खर्च को ही ड्राइंग बोलते हैं अकाउंटिंग के लैंग्वेज में। जो व्यापार का मालिक होता है, जो व्यापार का प्रोप्राइटर होता है, वो अपना कुछ निजी खर्चा करेगा तो कहां से करेगा? अपने बिजनेस से तो निकाल के करेगा। उसी को हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में ड्राइंग के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे लिखा भी है, देखिए, करे कि बिजनेस के मालिक के द्वारा किया जाने वाला निजी खर्च ही ड्राइंग कहलाता है। और ड्राइंग मालिक की पूंजी को घटाता है। क्यों? क्योंकि उतना या तो पैसा निकालेगा, नहीं तो वो सामान निकालेगा। दोनों ही मामलों में हमारा पूंजी क्या होता है? घटता है। दोनों ही मामले में हमारा पूंजी घटता है। जैसे कोई ऐसा प्रोडक्ट उसके बिजनेस में रखा गया, उसकी दुकान में रखा गया है जो उसके यूज के लिए, तो क्यों उसको पैसे को खरीदेगा? उसी में से निकाल के अपना खर्चा निकालेगा, उसी में से निकाल के अपना काम चलाएगा। तो उस मामले में भी हमारी स्टॉक कम हुआ। और दूसरी चीज, अगर कोई प्रोडक्ट उसको खरीदना है तो उसमें से कैश निकालेगा, तभी तो दूसरी किसी से जाके खरीदेगा। तो दोनों ही मामलों में हमारी जो बिजनेस की कैपिटल होती है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है, घटती। इसके बाद से लिखा भी है कि ड्राइंग मालिक की पूंजी को घटाता है, और यदि बिजनेस के मालिक के द्वारा अपने व्यापार से कोई गुड्स या मनी अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया जाता है तो वह मालिक का क्या कहलाता है? ड्राइंग कहलाता है। इसलिए ड्राइंग को रखा जाता है पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत, क्योंकि जुड़ा हुआ है ड्राइंग किससे? मालिक से। और मालिक है कौन? बिजनेस का प्रोप्राइटर, बिजनेस का स्वामी, एक प्रकार का पर्सन है, व्यक्ति है। ये पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आ जाता है। अगला दिया हुआ है परचेज। क्या दिया? परचेज। और परचेज का मतलब होता है क्रय।
परचेज का मतलब क्रय, जिसको हम बोलते हैं खरीदना। क्या बोलते हैं? खरीदना। तो जैसे यहाँ पे लिखा भी है, क्रय की गुड्स को पुनः बिक्री के लिए खरीदने की क्रिया हम क्या कहलाती है? परचेज कहलाती है। आप किसी ऐसे गुड्स को आप खरीद रहे हैं जिससे को आपको उसके बिजनेस स्टार्ट करना है, वही आपके लिए परचेज कहलाता है। जैसे अगर आप अपनी लैपटॉप की अगर बिजनेस आप किए हैं कि आपको अपनी बिजनेस में लैपटॉप ही सेल करना है, तो क्या अपनी लैपटॉप किसी सप्लायर से खरीद कर लेके आएंगे ना? या तो आप उधार खरीदिए या नगद खरीदिए, मतलब उससे नहीं। जब तक वो खरीदेंगे नहीं तब तक आप व्यापार किस चीज का करेंगे? तो खरीदने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में क्रय यानी कि परचेज के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे लिखा भी है कि परचेज जो है व्यापारी द्वारा खरीदा जाने वाला माल क्रय या परचेज कहलाता है। यानी कि जो व्यापारी होता है जो माल परचेज करता है उसको हम परचेज या क्रय के नाम से भी जानते हैं। अगला क्या आता है, इसी से जुड़ा हुआ परचेज रिटर्न के बारे में बता देते हैं। तो परचेज रिटर्न क्या होता है? अभी सेल के बारे में बता रहे हैं। परचेज रिटर्न क्या होता है? परचेज रिटर्न का मतलब होता है क्रय वापसी। जो आपने खरीदा उसमें से कुछ पीस ऐसा मिल गया जो खराब है, तो क्या कस्टमर को आप सेल करेंगे? उसको आप ले जाकर के क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे। किसको? जिससे कि आपने प्रोडक्ट खरीदा। तो वही बातें इसमें कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है कि यदि किसी कारणवश हम परचेज किया गया गुड्स वापस कर दें तो यह प्रोसेस हमारे लिए परचेज रिटर्न कहलाता है। जैसे कि आपने अपनी बिजनेस में 10 पीस आपने लैपटॉप खरीदा। कै पीस? 10 पीस आपने लैपटॉप खरीदा, उसमें से 2 पीस ऐसा लैपटॉप आपका निकल गया जो खराब है, और उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि उसकी जो है बैटरी बैकअप अच्छी नहीं है, या फिर मान के चलिए कि उसका डिस्प्ले अच्छा नहीं आ रहा है, या फिर और भी जो भी ओवरऑल प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम की वजह से आप किसी और कस्टमर को उसको सेल नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रोडक्ट को आप बिजनेस में रखेंगे क्यों? आप उसको वापस करेंगे ना। लेकिन किसको वापस करेंगे? तो अपनी सप्लायर को वापस करेंगे जिससे कि आपने सामान खरीदा। तो 2 पीस जो आप लैपटॉप वापस करने जा रहे हैं, उन्हीं 2 पीस लैपटॉप को बोल सकते हैं कि परचेज रिटर्न किया जा रहा है, मतलब वापस किया जा रहा है। मतलब मैंने खरीदा था लेकिन किसी त्रुटि बस किसी कारण बस उसमें प्रॉब्लम होने की वजह से हम उसको रिटर्न करने जा रहे हैं अपनी सप्लायर को। ऐसी प्रोसेस को परचेज रिटर्न के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत? अब चलिए अगला आता है सेल्स। अब सेल्स का मतलब क्या होता है? विक्रय। अरे क्रय का अपोजिट विक्रय होता है। आपका परचेज का मतलब खरीदना और सेल का मतलब बेचना, उसी को हिंदी में हम विक्रय के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे लिखा भी है सेल्स में करा कि सेल्स सेल्स में कह रहा है कि व्यापारी जिस माल से व्यापार करता है उसकी बिक्री को ही हम सेल्स कहते हैं। देखिए बहुत इजी शब्दों में लिखा हुआ है, कह रहा है कि व्यापारी जिस माल से व्यापार करता है उसकी बिक्री को ही हम क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। जिस माल से हम व्यापार स्टार्ट करेंगे, जिस माल से अपना व्यापार हम प्रारंभ करेंगे सेल करने के लिए, उसी की लैंग्वेज को मतलब अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हम उसको सेल्स के नाम से जानते हैं। अब सेल्स रिटर्न क्या होता है? तो विक्रय वापसी। मतलब आपने किसी कस्टमर को 5 पीस आपने लैपटॉप सेल कर दिया। सेल्फ रिटर्न ध्यान से समझिएगा, दोनों में अंतर समझ में आना चाहिए। परचेज क्या होता है, परचेज रिटर्न क्या होता है, और सेल क्या होता है, सेल्फ रिटर्न क्या होता है। तो सेल्फ रिटर्न में लिखा हुआ है कि यदि हमारा कस्टमर किसी कारणवश परचेज किया गया गुड्स हमें वापस कर दे तो यह प्रोसेस सेल्फ रिटर्न कहलाता है। जैसे कि आप बिजनेसमैन हैं और आप अपने बिजनेस से किसी कस्टमर को 5 पीस आपने लैपटॉप सेल किया। कितना पीस? 5 पीस आपने लैपटॉप सेल किया, और वो घर पे ले गया और उसमें 2 पीस उसको लैपटॉप खराब मिल गया। किसको? कस्टमर को। तो वो आप ही के पास वापस करने लेके आए, तो वो आपके लिए सेल्फ रिटर्न कहलाता है। मतलब आपने बेचा था, उस बेचे हुए प्रोडक्ट को आप वापस ले रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट को वापस ले रहे हैं, उसको हम सेल्फ रिटर्न बोल सकते हैं, जिसको हम विक्रय वापसी के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? तो वो उसके लिए परचेज रिटर्न हो जाएगा और आपके लिए सेल्फ रिटर्न हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद से यहाँ पे दिया है स्टॉक। क्या दिया? स्टॉक। और स्टॉक का हिंदी होता है रहतिया। रहतिया हिंदी नहीं समझ पाएंगे आप लोग। रहतिया गोदाम में जो सामान हम लोग रखते हैं। कह रहा है कि ऐसा अनसोल्ड गुड्स जो बिजनेस के गोडाउन वेयर हाउस में सेल के लिए रखा हो, वह गुड्स हमारे लिए स्टॉक कहलाता है। और ट्रेडिंग बिजनेस के लिए फाइनेंशियल ईयर के अंत में बचा हुआ गुड्स हमारा स्टॉक कहलाता है। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा भी है, कह रहा है कि ऐसा अनसोल्ड गुड्स जो बिजनेस के गोडाउन वेयर हाउस में सेल के लिए रखा गया। अनसोल्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं आ रही है,
लेकिन बाद में उसकी रिक्वायरमेंट आएगी सेल करने के पर्पज से। जैसे आपने एक मेडिकल स्टोर पे गया और आपने कोई एक पत्ता दवा लिया, वो दवा की एक्सपायरी वगैरह आपका अच्छा लगा कि एक्सपायरी लंबा समय है और वो दवा की रिक्वायरमेंट आपको ज्यादा मात्रा में है, तो आप क्या बोलेंगे कि ऐसा है कि 20 पत्ता दवा आप और दे दें, तो वो अपनी स्टॉक से निकाल करके लेके आएगा 20 पत्ता और आपको दे देगा। मतलब अगर देखा जाए तो अपनी बिजनेस में जो वो स्टॉक में रखा हुआ है, इन केस अगर जरूरत पड़ेगा तो स्टॉक से ला करके आपको दे देगा। ऐसे प्रोडक्ट को हम स्टॉक बोल सकते हैं। उसको वेयर हाउस में रखते हैं, उसको गोडाउन में रखते हैं, गोदाम में रखते हैं। अब हर चीज हम ला करके दुकान में नहीं भर देंगे तो फिर जगह ही नहीं बचेगा, फिर उसको ही गोदाम समझ लिया जाए। लेकिन उसमें से कुछ कुछ पीस निकाल करके आप सैंपल में रख देते हैं और बाकी कुछ पीस आपके गोदाम में होते हैं और उसी गोदाम से ला करके आप पुनः बेचने की स्टार्ट कर देते हैं, बेचने की प्रक्रिया आप स्टार्ट करते हैं। तो उसको आपने रखा है, लेकिन कहाँ पे आपने रखा है? दुकान में नहीं, आपने उसको गोदाम में रखा हुआ है, उसको हम स्टॉक बोलते हैं। और लिखा भी है कि ट्रेडिंग बिजनेस के लिए फाइनेंशियल ईयर के अंत में बचा हुआ गुड्स हमारा स्टॉक कहलाता है। 2 प्रकार का स्टॉक आता है, एक आपका आता है ओपनिंग स्टॉक और एक आपका आता है क्लोजिंग स्टॉक। इसकी 2 भागों में बढ़ जाता है स्टॉक आपका। एक आपका होता है ओपनिंग स्टॉक और एक आपका होता है क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में दोनों में अंतर क्या? तो ओपनिंग स्टॉक मतलब जब व्यापार आप प्रारंभ करते स्टार्ट करते हैं तो क्या कुछ आप स्टॉक खरीद लेके आते हैं? बोलिए, जैसे कि आपने व्यापार स्टार्ट किया और आप अपने व्यापार में 1 अप्रैल 2023 को आपने 25 पीस लैपटॉप लाकर मतलब अपने सप्लायर से आपने खरीद के लेके आया, तो ओपनिंग स्टॉक में हम क्या लिखेंगे? 25 पीस ही लिखेंगे, क्योंकि उतना ही से आप बिजनेस अभी प्रारंभ कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो 25 पीस आपने बिजनेस में लेके आया और 31 मार्च तक बेचते 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 और आपके लैपटॉप की संख्या मात्र बच गई 10। 31 मार्च को आप स्टॉक में देख रहे हैं तो 10 पीस हमारे स्टॉक में अभी लैपटॉप बचा हुआ है। तो सेल आपने क्या पीस किया? 15 पीस। तो जो शेष आपका 10 लैपटॉप बचा हुआ है ना, वही आपके लिए क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। वो कब दिखा आपको? जब 31 मार्च का डेट आया तब आपको दिखा। वो आपके स्टॉक में अभी उतना रह गया, कोई नहीं खरीद पाया। तो जो आपका 10 पीस जो लैपटॉप 31 मार्च को बचा रहता है, वही अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। क्या हो जाता है? ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। अरे 31 मार्च, उसके जस्ट बाद 1 अप्रैल स्टार्ट होगा, तो वही 1 अप्रैल को क्या हो जाता है? ओपनिंग स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। कोई दिक्कत? ये 2 शब्द लिख लीजिए, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। लिख लीजिए इसको। अगला ऑप्शन लिखा हुआ है डेबिटर और क्रेडिटर। डेबिटर और क्रेडिटर। देखिए, अगला क्वेश्चन है वो है आपका स्टॉक के बाद से आपका डेबिटर आता है और क्रेडिटर आता है। किसको हम डेबिटर बोलेंगे और किसको हम क्रेडिटर बोलेंगे? तो पहले डेबिटर के बारे में समझ लीजिए। कह रहा है कि वह पर्सन या बिजनेस जो हमारे बिजनेस से क्रेडिट बेसिस पर गुड्स या सर्विस परचेज करता है वह डेबिटर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? डेबिटर्स कहलाता है। और कह रहा है कि क्रेडिटर्स क्या होता है? तो कह रहा है कि वह पर्सन या बिजनेस जिससे हम गुड्स या सर्विस क्रेडिट या कैश बेसिस पर परचेज करते हैं वो हमारे लिए क्रेडिटर कहलाता है। अब दोनों में अंतर क्या है? जैसे कि अगर हम किसी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे या सेल करेंगे, दोनों ही मामलों में सामने वाले व्यक्ति पे ही इफेक्ट आता है। और एक सेल करने वाला होगा तो दूसरा परचेज करने वाला होगा, या पहला परचेज करने वाला होगा तो दूसरा आपका सेल करने वाला होगा। लेकिन इसको हम कैसे समझेंगे? तो देखिए, अकाउंटिंग की लैंग्वेज में अगर हम बात करें सबसे पहले, तो अगर हम जो है किसी गुड्स को परचेज करते हैं, क्या करते हैं? परचेज करते हैं। तो परचेज करने का काम हम किससे करते हैं? सप्लायर से करते हैं। किसके करते हैं? सप्लायर से। तो जैसे ये सप्लायर जो हमारे लिए हुआ, अगर हम इस सप्लायर के बारे में बात करें तो ये सप्लायर हमारे लिए क्या हो जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी ये बिजनेस का सप्लायर है, हम इसी से सामान क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। जब आप ये समझिए कि जब आप परचेज करते हैं अपनी सप्लायर से किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी गुड्स या सर्विस को, तो उसको हम सन्ड्री क्रेडिटर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सन्ड्री क्रेडिटर के नाम से। और वही जब आप किसी प्रोडक्ट को आप सेल करेंगे तो सेल आप किसको करेंगे? कस्टमर को। जब आप सेल करेंगे तो जब किसी कस्टमर को आप सेल करते हैं किसी गुड्स या सर्विस को, तो उसको हम सन्ड्री डेबिटर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सन्ड्री डेबिटर के नाम से जानते हैं।
अब दोनों में अंतर समझिएगा, इसको मैंने सन्ड्री क्रेडिटर बोला और इसको मैंने सन्ड्री डेबिटर बोला। तो इसको एक लैंग्वेज आप समझिए कि इसको आप क्रेडिटर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्रेडिटर भी बोल सकते हैं। और नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका? डेबिटर हो सकता है। देखिए ये आपका डेबिटर भी हो सकता है। क्योंकि क्रेडिटर कौन कहलाएगा? तो हमारा सप्लायर हमारा क्रेडिटर हो जाएगा और कस्टमर हमारे लिए डेबिटर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ये बहुत ज्यादा पूछता है। अगर परचेज करेंगे सप्लायर से तो हमारे लिए सिंडिकेटर कहलाएगा, अगर सिंडिकेटर है तो उसको हम क्रेडिटर बोलेंगे, अगर हम सेल करेंगे अपनी कस्टमर से तो उसको हम सन्ड्री डेबिटर बोलेंगे और उसको हम डेबिटर भी बोल सकते हैं। ऐसे ही स्ट्रक्चर बना लीजिए, परचेज सप्लायर सिंडिकेटर हो जाएगा और डैश करके क्रेडिटर लिख लीजिएगा।